हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रैक्टिकली आपकी लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड समझनी है। अब यहाँ पर जो मैं रिलेट करवाऊंगी तो फिजिक्स के साथ नहीं घुसना है, क्योंकि फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स अलग चलती है, केमिस्ट्री वाली थर्मोडायनेमिक्स अलग चलती है। क्योंकि आप दोनों में पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑन ओवर प्रोसेसेस जो हैं वो जस्ट वेरी करेंगे, एकदम डिफरेंट होंगे। तो कोरिलेट नहीं करना है कहीं भी। जहां मैं बताऊंगी हमारे लिए मैंडेटरी यहाँ पर होगा सिस्टम। इन द एंड हमारे लिए पूरा थर्मोडायनेमिक के सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? सिस्टम की। जबकि फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं, आपके सर ने पढ़ाया होगा, उन्होंने बताया होगा कि भाई हमारे लिए सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए वैल्यू है सराउंडिंग की। तो वो रहा फिजिक्स का पार्ट, फिजिक्स को करते हैं साइड में और चलो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स से रिलेटेड बातें। तो आओ, सबसे पहले अगर कहूं कि थर्मोडायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है, तो हमें समझना है थर्म का मतलब तो क्या हो गया? हीट। क्योंकि थर्मल शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, थर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करना। ये जो नॉर्मल वर्ड है ये किसके लिए यूज हो जाता है? सिंपली हीट के लिए। और डायनेमिक्स, आपको पता है कि डायनेमिक्स वर्ड क्या स्टेटमेंट देता है? डायनेमिक्स बताता है कि ये क्लियरली मूवमेंट के बारे में हमें बता रहा है। सो क्या मैं इसको इन द फॉर्म कह सकती हूँ कि सिंपल वे में हम कहें तो ये एक तरीके से हीट का मूवमेंट हुआ, या फिर एक्सचेंज की बात कर सकते हैं। तो हमने समझा कि ये तो हुआ एक बेसिक फॉर्म थर्मोडायनेमिक्स का। तो सुनिए, थर्मोडायनेमिक्स सिंपली क्या है? कन्वर्जन ऑफ heat into work. What it is? It's simply a conversion of heat into work, या फिर आप इसका जस्ट ऑपोजिट या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि वर्क इनटू हीट। हमें इन द एंड क्या देखना है कि कैसे हमें हीट का मूवमेंट दिख रहा है, कैसे ऑन ओवर प्रोसेस में चेंज होंगे। तो चलो 1 to 1 टर्म्स को आप डिस्कस करते हैं। किसकी ब्रांच है ये? साइंस की। नॉर्मल थ्योरी पैटर्न की अगर मैं बात करूं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप है। इट्स एन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देन अगर थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि कहाँ पढ़ रहे हैं आप सर? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर केमिकल प्रोसेसेस की बात होगी, और जब केमिकल प्रोसेसेस आप अप्लाई कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो उनको क्या कहा जा रहा है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। अब देखिए, अब स्कोप और लिमिटेशंस की अगर आपसे बात की जाए कि थर्मोडायनेमिक्स के स्कोप क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है? इसकी कुछ टर्म्स। लेकिन उन टर्म्स से पहले ही मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ को क्यों ब्रीफ करना चाहूँगी, जिससे आपको पता चल जाए कि कितना सेक्शन हमें यहाँ केमिस्ट्री में डील करना है और कितना सेक्शन आपको वहाँ फिजिक्स में डील करना है, और कैसे प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी दोनों ही चीज़ों में। तो सुनिए, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले अगर कहा जाए तो मैक्रोस्कोपिक मैटर के ऊपर मैं बात करूंगी। मैक्रोस्कोपिक यानी कि बल्क में आप जिसके लिए बात कर रहे हैं, दैट इज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहली इंपॉर्टेंट बात। सेकंड, किस पर डिपेंड करता है? फिजिबिलिटी। अब आप कहेंगे कि ये फिजिबिलिटी वर्ड क्या है? सबसे पहले आपको ये वर्ड समझना है, फिजिबिलिटी। उसके बाद हम स्टेटमेंट पर जाएंगे। तो फीजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट बात समझ लो कि जो चीज़ खुद से हो जाए, आपको कोई पर्टिकुलर एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, कोई आपको प्रेशर, एक्सटर्नल कंडीशंस कुछ भी नहीं देनी पड़ रही हैं, जिसमें खुद ब खुद चेंज हो जाए। यू सेड स्वतः। इन दिस शुद्ध हिंदी वर्ड इट्स स्वतः आप कहें तो उसको कहते हैं आप फीजिबिलिटी, यानी ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। तो आप कहते हैं इट्स प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है? प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं। और इससे जस्ट पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें इन्हीं चारों टर्म्स के ऊपर होल ओवर लॉज भी डिस्कस किए गए थे। होपफुली याद होंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में मैंने आपको कुछ लॉज डिस्कस किए थे। एवोगाड्रो लॉ,
होपफुली याद होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इसीलिए वो चैप्टर पहले पढ़ाया गया था क्योंकि उसके बाद ही आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आने वाली थी। बात समझ में आई? चलिए, तो फिजिबिलिटी आप कर लोगे कि थर्मोडायनेमिक का सबसे बेसिक फंडा है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्रिडिक्ट करती है फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए, अगर एक इसकी मैं लिमिटेशन की बात करूं आपसे, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कभी भी स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। व्हाट आई सेड, इट्स फेलर टू टेल अबाउट द स्पीड और द रेट ऑफ द रिएक्शन। दूसरी चीज, इट्स इनएबिलिटी टू टेल द मैकेनिज्म और पाथ ऑफ द रिएक्शन। पहली चीज हमने कहा स्पीड, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड चीज मैंने आपसे कहा है मैकेनिज्म और पाथ ऑफ द रिएक्शन। इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सो दोज आर द लिमिटेशंस, क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं इनिशियल टू फाइनल स्टेट के रिस्पेक्ट में। समझ गए? आइए, और एक और इसकी लिमिटेशन है, वो क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हुए। और अगर माइक्रोस्कोपिक को हम बेसिक समझें, लाइक इंडिविजुअल हम कहें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक रिलेट करती है इनिशियल टू फाइनल स्टेट के लिए। प्लस बल्क अमाउंट में हम बात कर रहे थे कि ये किसके लिए डील की जाती है, मैक्रोस्कोपिक मैटर्स के फॉर्म में, दैट मीन्स बल्क अमाउंट। सो हम इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लिमिटेशन क्या हो गई, माइक्रोस्कोपिक के लिए ये डील नहीं हो पाया था। आइए, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी थर्मोडायनेमिक टर्म के अंदर सिस्टम। अब क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर ही पहले कि हमारे लिए अब पूरी थर्मोडायनेमिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, वो क्या है, सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, अब यहाँ आप तीन चीज़ें सुनेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। बहुत ढंग से इन तीनों वर्ड्स को समझना है कि मतलब क्या है और कब, कहाँ, कैसे रिलेट करना है। तो सुनिए, a system is defined as that part of the universe which is under investigation। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, ये बात तो समझ में आती है इन शॉर्ट बहुत अच्छे से, कि जिसका हमारे ऊपर, हमारा पूरा फोकस उसी चीज़ के ऊपर है, या फिर जिसके ऊपर हम जो टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन या XYZ कुछ भी अप्लाई करें, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में है उसको मैनेज करने के लिए। ये तो हुआ आपका बेसिक देसी लैंग्वेज में। अब आप बात करें सिस्टमैटिक लैंग्वेज में, तो आप सुनिए मुझसे। मैंने कहा ये जो रूम है, यहाँ पर मेरा फोकस अभी क्या है, मेरा फोकस है मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो मेरा सिस्टम क्या हुआ, आप लोग, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स। और इसके अलावा ये रूम, ये बाउंड्रीज, ये बॉटल पड़ी है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ है, ये क्या है, ऑल ओवर सराउंडिंग। तो मेरे लिए मेरा मेन फोकस क्या है, मेरे स्टूडेंट्स। सो मेरा सिस्टम यहाँ पर कौन हो, तुम लोग। सराउंडिंग क्या है, XYZ कुछ भी हो, तुम्हारी नोटबुक, तुम्हारा फोकस है। तो तुम्हारा सिस्टम अभी फिलहाल में तुम्हारे लिए क्या रहा, तुम्हारी नोटबुक। अब अगर नोटबुक लेके नहीं बैठे, सिर्फ मेरे पर ध्यान है और तुम्हारा फोकस है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो आपका सिस्टम कौन कहलाया, आपकी मैम। तो बात समझ में आई, जो कि अभी के अभी पूरा फोकस आपका जहां पर है, कंट्रोल जहां पर है, वो हमारे लिए केमिस्ट्री में सिस्टम है। अब सराउंडिंग, रेस्ट ऑफ द पार्ट, इसके अलावा जो कुछ भी है दुनिया में जहां आपका फोकस कम है या फिर मेन फोकस नहीं है, वो क्या है, आपकी सारी की सारी सराउंडिंग। बात समझ में आ गई। अब एक और टर्म मैं बताऊंगी, बाउंड्री। अब वो बाउंड्री क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप वहां पर पढ़ रहे हैं, और हमारे बीच में जो इंटरप्शंस हैं, लाइक आपकी मम्मी का आना कि बेटा खाना खा लो, मेरा बीच में कहीं जाना चाय के लिए, ये सब क्या है, हम दोनों को सेपरेट कर रही हैं, ये क्या है, हमारी बाउंड्रीज। अब इसको अप्लाई कर लें केमिकल लैंग्वेज में, बेसिक तो तुम्हें समझ में आ गई है। आओ, ये मेरा एक ग्लास है पानी का, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझना है सिर्फ, ठीक है। अब इस ग्लास के अंदर मान लो कि मैंने हॉट वाटर फिल किया हुआ है, क्या है इसके अंदर, हॉट वाटर है। अब मुझे तुम लोग ये समझाओ
कि यहां पर मैं किसको तो सिस्टम बोलूं, क्या मेरा बाउंड्री है और क्या मेरा सराउंडिंग है। इट्स सिंपली अ ग्लास ऑफ वाटर, हॉट वाटर। नॉर्मल वाटर ले लो, चलो अभी हॉट भी हटा लो तुम। इट्स सिंपली अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मेरा फोकस यहां पर क्या है इस ग्लास के साथ कि भाई मुझे पीना है पानी, मुझे इस ग्लास को खाना तो है नहीं, या फिर मुझे इस ग्लास के साथ में यहां पर बैठ के पूरा टाइम नहीं निकालना है। मेरा मेन फोकस क्या है, मुझे इस ग्लास में से पानी पीना है। तो मेरे लिए सिस्टम कौन हुआ, पानी। तो कौन है यहां पर इस ग्लास में, सिस्टम क्या है, पानी। अब सराउंडिंग कौन है यहां पर, ये पानी किसके अंदर भरा हुआ है, सराउंडिंग कौन है, ये पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर। तो आप क्या इसको सराउंडिंग कहेंगे या इसके बाहर वाले मेंबर को बात करेंगे कि ये ग्लास जहां पर रखा हुआ है या फिर ये ग्लास के XYZ बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, सराउंडिंग। लेकिन बाउंड्री का रोल कौन प्ले कर रही है, ये ग्लास। तो बात समझ में आ गई। लाइकवाइज सुनो, ये रही मेरी वाटर बॉटल, ठीक है, इट्स द कूलेस्ट बॉटल, माई फेवरेट टू। ये मेरी वाटर बॉटल, अभी खोल लेते हैं इसका ढक्कन। ये लो, खोल लिया तुमने इसका ढक्कन आराम से। अब मुझे इसमें से पीना है पानी, मेरा फोकस रहा पानी, ग्लास हो गया, मैंने इसमें से पानी पीना है, ये लो मैं पानी भी पी लेती हूँ, पी लिया, मेरा सिस्टम पानी। अब ये जो मैंने ढक्कन हटाया यहाँ पर अभी इसका जो कैप था मैंने ये हटाया, ये इसकी सराउंडिंग है या बाउंड्री है। अभी मैं वॉल की बात नहीं कर रही हूं, मैंने बात की है इस बॉटल का जो कैप था वो इसकी बाउंड्री थी या सराउंडिंग थी, वो इसकी बाउंड्री थी। सराउंडिंग क्या है, ये बॉटल किसने पकड़ रखा है, मेरे हाथों ने, ये पेन, ये मार्कर, ये XYZ कुछ भी इस पूरे रूम में जो कुछ भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग। इवन अभी इस बॉटल की मैं भी सराउंडिंग हूं। तो बात समझ में आ रही है, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इजीली। बाउंड्री कौन हो गई, ये बॉटल। तो रख दूं इस पांडा बॉटल को एक बार साइड में, अब समझ लोगे, पिक कर लोगे। देखो, जब से तुमने पढ़ना शुरू किया, थर्मोडायनेमिक्स तो बचपन से पढ़ नहीं रहे, थोड़ा बड़ा होकर पढ़ना शुरू की। अब होता क्या है ना कि जब आपने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की तो 11th में आते ही बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इस थर्मोडायनेमिक्स से। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को रिवील करना है हमें नेचुरल एग्जाम्पल्स के साथ, डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, फिर कहीं भूलोगे ही नहीं। तो बात समझ में आ गई। अब सिस्टम बता दोगे, सराउंडिंग बता दोगे, बाउंड्री भी बता दोगे। आ जाओ, अब सराउंडिंग थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। अभी हम इतनी देर से यही कह रहे थे, सिस्टम के अलावा जो भी कुछ चीजें हैं वो सब की सब क्या हैं, सराउंडिंग्स हैं। द वॉल विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये वॉल कौन सी, अभी मैंने पांडा बॉटल दिखाई आपको, उसकी जो बॉटल की वॉल थी। ग्लास ऑफ वाटर में मैंने बात की, तो जो ग्लास की वॉल थी वो सब क्या है, सराउंडिंग्स। तो समझ लोगे, जो बाउंड्रीज की बात की थी, सॉरी, this is your surrounding other than the system, and separate the system from the universe or from the surrounding is what, simply boundary। चलो अब एग्जाम्पल के लिए अब सुनो अच्छे से। एक रिएक्शन मिक्सचर लिया है मैंने एक बीकर के अंदर, और ये जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट करती है एक सिस्टम को। अब मैंने आपसे पूछा जो बीकर की वॉल्स हैं क्या वो कंस्टिट्यूट करेंगी बाउंड्री को और जो भी कुछ है सराउंडिंग में उसको। तो मुझे एक चीज बताओ, ये रहा वो रिएक्शन मिक्सचर, ये मेरा बीकर है, सिंपली वही ग्लास और पानी की बोतल की बात हो गई। ये मेरा बीकर है और यहां पर मैंने एक मिक्सचर लिया हुआ है। अब ये मिक्सचर अंदर कुछ भी कर रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अभी तुम्हें केमिकल रिएक्शन से मतलब है ना, मेन फोकस हमारा क्या है कि रिएक्शन क्या हो रही है उस बीकर के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके, मिक्सचर के, केमिकल्स के, वो हमारा मेन फोकस है। तो ये हो गए सिस्टम। अब सराउंडिंग, इसके बाहर जितनी भी लैब में सामान पड़ा है, कुछ भी सामान पड़ा है, इवन टेबल पे ही जो भी कुछ है वो सब क्या है, सराउंडिंग। और इस मिक्सचर के अलावा और इस सराउंडिंग के अलावा अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे यहां पर बताओ कि इस मिक्सचर यानी कि जो मेरा केमिकल रिएक्शन हुई वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे और इस बीकर के बीच में बाउंड्री की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ये बीकर की वॉल। ये कौन है, बाउंड्री।
तो अब तो रिलेट कर लोगे। अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हम लोगों ने, पानी की बॉटल, पानी वाला ग्लास भी ले लिया। अब चलो एक बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत छोटा सा। गोलगप्पे जो खाते हो तुम लोग, गोलगप्पे तो सबको पसंद है। गोलगप्पे में सिस्टम क्या है तुम्हारा? वो गोलगप्पा पूरा या फिर उसके अंदर का बेसिक मसाला जो तुम्हें खाना होता है। अब मुझे इतना तो पता है कि शायद तुम उसको निकाल के तो नहीं खाते हो, पूरा ही गोलगप्पा खाते हो। तो होल ओवर वहाँ पर सिस्टम क्या है? सिस्टम कौन है तुम्हारा? वो गोलगप्पा जो तुम्हें खाना है, जो ठेले वाले भैया खिला रहे हैं। बाउंड्री कौन है वहाँ पर? सराउंडिंग कौन है? बाकी के सारे मेंबर्स जितने खड़े हैं वो भी खाने आए, वो सब तुम्हारी सराउंडिंग है। और अब बाउंड्री कौन है वहाँ पर? गोलगप्पे वाले भैया और तुम्हारे गोलगप्पे के बीच में बाउंड्री कौन है? ये बताओ सोच के फटाफट से मुझे। ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, सोच के बताना। गोलगप्पे इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। मैंने सिस्टम बता दिया, सराउंडिंग बता दी, तुम्हें सिर्फ बाउंड्री बतानी है। अब बाउंड्रीज तुम्हें पता है। चलो नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। सोच के बताना मुझे कि गोलगप्पे वाले भैया और तुम्हारे गोलगप्पों के बीच में बाउंड्री कौन है। ठीक है, आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमें 3 टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अभी तो सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्रीज में लगे हुए थे, अभी हम सिस्टम के टाइप्स पे आ गए हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप एंड आइसोलेटेड टाइप। अब जैसे कि नाम से भी तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तो होपफुली नेम से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सोच के चलना है। बात समझ में आ रही है? तो चलो सबसे पहले बात कर रही हूँ ओपन सिस्टम को लेके। तो याद रखना है, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। क्या कहा मैंने? आई रिपीट इट अगेन, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, वो आपका कैसा सिस्टम कहलाएगा? ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल दिया जाए, सबसे पहले यहां देखो, यहां एक कंटेनर मैंने लिया हुआ है, इट्स सिंपली अ कोनिकल फ्लास्क जिसके अंदर कोई भी मिक्सचर है। अब उसको एक्सटर्नल हीट भी प्रोवाइड की जा रही है, और साथ साथ आप देख रहे हैं जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जा रही है तो यहां से इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू कुछ ना कुछ लिक्विडिफाई हो रहा है, वेपोराइज फॉर्म में हो रहा है या नहीं? तो इन ये जो वेपर्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ मास होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो आपने कहा यहां पर हीट का एक्सचेंज भी देखने को मिल रहा है, साथ साथ मास का एक्सचेंज भी देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं अ सिस्टम इन विच exchange of mass as well as energy both can happen simultaneously is known as open system। कह सकते हो? चलो मुझे एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे ये बताओ, घर पे मम्मा चाय बनाते हैं, ये रही चाय बन रही है इधर, ये देखो। अब जैसी भी बनेगी, पीनी तो है नहीं, समझनी है हमें। तो ये जो चाय बन रही है, मैं एक ओपन कंटेनर में चाय बना रही हूँ। अब जब ये चाय के प्रोसेस के दौरान यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वेपर्स फॉर्म में, जब चाय बॉयल अप होना शुरू हो जाती है तो ये वेपर फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो मुझे बताओ ये सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा या क्लोज सिस्टम? क्योंकि यहां से मैं हीट भी प्रोवाइड कर रही हूं और यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं इनका कुछ ना कुछ मास भी है। तो यहां दोनों चीज का एक्सचेंज हो रहा है, हीट एंड मास। और हम किसकी फॉर्म में बात कर रहे हैं? एनर्जी के टर्म में। तो आपने क्या कहा? इट्स एन ओपन सिस्टम। आगे बात समझ में? चलो अब क्लोज सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने इस कंटेनर को क्या किया? ढक दिया। ये जो चाय बन रही थी मैंने अब इसको ढक दिया। तो अब क्या हो जाएगा सिस्टम में कि हीट का एक्सचेंज तो होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तो याद रखना है वो सिंपली सा क्या कहलाएगा? क्लोज्ड सिस्टम। आइए, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मास इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। बात समझ में आ गई? ये देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, जो चाय बन रही थी, बॉईल हो रही थी, मैंने सिर्फ उसको ढक दिया प्लेट से। अब उसमें जो वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहा है वो रिलीज होगा, तो उसका मास का एक्सचेंज अभी बाउंड्रीज के अंदर ही है, वो आगे फर्दर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने कहा यहां पर मास का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज हो रहा है? हीट का। तो आपने कहा इट इज एन क्लोज्ड सिस्टम। बात समझ में आई? चलिए
अब एक और सिस्टम मैं लेती हूं, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, ओपन समझ में आ गया, क्लोज समझ में आ गया, अब आइसोलेटेड एक नया ही टर्म आ गया भाई। इसमें क्या करना है देखते हैं। अ सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी, नीदर एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। क्या मतलब है इसका, अपन बॉटल्स यूज करते हैं, मिल्टन की अच्छी वाली बॉटल्स, जो थर्मो फ्लास्क जिनको आप कहते हैं, लाइक जिसमें अगर हॉट वाटर फिल किया तो बहुत टाइम तक, लाइक 6-7 आवर्स तक वो वाटर का टेम्परेचर एग्जैक्टली वही रहता है। चाय की बात कर लीजिए, दूध की बात कीजिए, किसी की भी बात कीजिए, ठंडा पानी भरते हैं तो वो बहुत टाइम तक ठंडा रहता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि उसके बीच में इन बिटवीन कैसी भी बाउंड्री है, वो थर्मोफ्लास्क की मेम्ब्रेन जो चैम्बर है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, उसी को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर ना तो मास का एक्सचेंज हो रहा है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होता तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेते, अब स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा है। हमने अभी गर्म बॉटल भरा और वो बॉटल 6 घंटे बाद भी एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर की है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे, इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ गई। चलिए, एग्जाम जो है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जी ये सिस्टम में क्या है, आपसे पूछा जाएगा इस टर्म में कि एग्जाम्पल आपके सामने गिवन होंगे, और अभी एग्जाम्पल वही मैं बताऊंगी आपको कि इनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा आइसोलेटेड है, कौन सा क्लोज्ड है। अब जब आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली है अच्छे से कि यहाँ पर मास का और हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होगा, तो कौन कौन सा सिस्टम कहलाता है, अब हमें सारी क्लियर हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, आओ इन शॉर्ट अगर इसको मैं एक और बार बताऊं तो देखो, ये लो ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। कैसे लिखेंगे हम इसको, ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर यस, हीट ट्रांसफर यस, ठीक है। क्या होगा क्लोज में, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड में दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। चलो एक एग्जाम्पल पूछ लूँ तुमसे, अब आओ, ये कैटल दिख रही है, मुझे बताओ कि ये एग्जाम्पल किसका है, ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड है या आइसोलेटेड है। 3 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड एंड नन ऑफ दीज। वैसे ये तो फेवरेट है, नन ऑफ दीज तो कुछ भी नहीं आता तो नन ऑफ दीज ही लगता है आंसर हमें हमेशा से, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो मुझे फटाफट से बता दो, ये जो केटल है यहाँ पर चाय बन रही है, देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है चाय की, और ऐसी चाय को देख कर ना फिर मन करता है कि चाय पीनी है, तो पियेंगे चाय थोड़ी देर बाद में। लेकिन सुनो यहाँ पर, मुझे ये बताओ ये जो सिस्टम है ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्लोज्ड का एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड का है या किसी का भी नहीं है। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा है चाय बन रही है, लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ तो ये ढका हुआ है ना प्लेट से, कैटल जो है वो ढकी हुई है, कवर्ड है उसकी लिड से। अब लिड से कवर्ड है, लेकिन आप देख रहे हो हीट का एक्सचेंज नीचे से दिख रहा है बर्नर के थ्रू, लेकिन यहाँ पर मास का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं, ये वेपर्स जो रिलीज होते हुए आपको दिख रहे हैं। सी, बात समझ में आई। सो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ओपन सिस्टम का। ये गलती मत करना कि यहाँ पर तो लिड लगी हुई है तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये हमको क्लियरली विजिबल है ये जो वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, तो सो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मास ऑल्सो विद द एक्सचेंज ऑफ हीट, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। कर देंगे। चलो एक और चीज बताओ, यहाँ पर ये प्रेशर कुकर दिख रहा है। अब ये प्रेशर कुकर में सीटी लगी है, और आपके घर में जब सीटी आती है कुकर में तो मम्मी की आवाज़ आती है कि 3 सीटियों के बाद या 2 सीटियों के बाद बेटा कुकर बंद कर देना। कभी ये सोचा है कि मम्मा पहले जब आपने कुकर रखा था गैस के ऊपर तब तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं था, वो शांत बैठा था, और थोड़ी देर बाद वो सीटी बज रही है उसमें, और वहाँ पर आपको वेपर फॉर्म में ये चीज़ दिखती है कि हाँ यहाँ से कुछ रिलीज़ हो रहा है, वो बहुत ही फाइन वेपर्स होते हैं। कभी ये सोचा कि वहाँ पर कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी? नहीं, हमारा दिमाग तो ये रहता है कि 2 सीटी के बाद कुकर बंद करके आना है। अब सुनो मेरी बात, जब कुकर मम्मा ने रखा था तब वो सिस्टम कैसा था, क्लोज्ड सिस्टम था, और जब कुकर ने अपना काम शुरू किया सीटियों वाला, कैसा हो गया, ओपन। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं जब जस्ट कुकर रखा था
थोड़ी सी ही देर तक हीट का एक्सचेंज शुरू हुआ था, मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा था यहाँ इन द इनिशियल, और जैसे ही Ct का निकलना शुरू हुआ वहां पर मास का एक्सचेंज भी शुरू हो गया विद द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो क्या मैं कह सकती हूँ प्रेशर कुकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम कन्वर्ट्स टू एन ओपन सिस्टम। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में देखना कि वो आपसे प्रेशर कुकर पूछ कैसे रहा है। बात समझ में आ गई? कर लेंगे, चलो नेक्स्ट। अब कुछ सिस्टम्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, अ सिस्टम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेशीज। अब वो केमिकल स्पेशीज हमारी कौन है? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इन्हीं के ऊपर तो बात करोगे क्योंकि पढ़ क्या रहे हो? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तो हमारे यही फंडे चलते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल के ऊपर हमने पूरी की पूरी केमिस्ट्री निकाल दी। तो आप उनको क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब देखिए, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशीज, उसको आप क्या कह रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सिंपल टर्म है। आओ, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना वो क्या क्या हो सकती हैं ये तो हमें समझ में आ गया। एटम, आयन, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हैं कौन जनाब? तो ये हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कॉम्पोजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर इसीलिए पहले पढ़ा था, वहां पढ़ के आए थे PV इज इक्वल्स टू nRT। अब क्योंकि ये R जनाब तो थे गैस कांस्टेंट, तो इनको आपने कहा कि भाई तू एक बार के लिए साइड हो जा, हमको तेरा कोई हेल्प नहीं चाहिए अभी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हमें जो चाहिए वो चाहिए सिर्फ PV इज इक्वल्स टू NT। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि होल ओवर रिलेशन आगे जाके किन के ऊपर डिस्कशन होगा? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ इन मैक्रोस्कोपिक टर्म्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज और बताऊंगी, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप हमेशा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आप उसको गलत करके आते हैं, तो आप सुनना ध्यान से, गलती नहीं करनी है। चलो, सबसे पहले बात कर रही हूं मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेके। अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स टर्म का, क्योंकि इसके बाद आप एक बार ये टर्म समझ लेंगे, फिर बार बार उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको सिर्फ बोला जाएगा दिस, आप कहेंगे हाँ जी ये, फिर कहा जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ जी ये। तो हमें क्लियर करके चलना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शुरुआत करें, आ जाओ। The properties of the system which depend upon the quantity or size of the matter. जो यहां मैंने ये लिखा है, इसको लिखना तो है ही, दिमाग में फीड कर लो। एक्सटेंसिव वर्ड जहां पर आ जाए, अब एक्सटेंसिव तो लिखा आएगा नहीं, तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी आएंगी, तो तुम्हें रिलेट कैसे करना है वहां पर? एक्सटेंसिव बोले तो एक्स्ट्रा, समझ रहे हो बात? क्या कहा? एक्स्ट्रा। वर्ड से वर्ड निकालो सिर्फ समझने के लिए। अब एक्स्ट्रा यानी कि डिपेंडेंट हो गया भाई किसी ना किसी के ऊपर। अब जब ये डिपेंडेंट है, अब बात चल रही है केमिस्ट्री में, तो किस पे डिपेंडेंट होगा? क्वांटिटी के ऊपर। और क्वांटिटी किसकी? मैटर की। तो जो जनाब डिपेंडेंट हो, जो प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट हो ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ सोचना ही नहीं है। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? मैंने बोला डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर आर ऑल extensive properties, while the intensive properties are those are independent of the quantity of the matter. Intensive पे चलेंगे, पहले extensive cover करो। अब देखो ये example है, समझना इसको। इसको मैंने extensive property में क्यों डाला है? सोचो, समझो इसको। ये लो, थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं। भाई वो जा रहा है, उसे जाने दो, तुम इसको समझो थोड़ा। जाने वाले को किसी ने रोका है क्या? बताओ मुझे। तो बस उसका काम है जाना, और उसको जाना है तो जाने दो। सुनो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक ब्रिक्स का अरेंजमेंट दिखाया है, और अरेंजमेंट इर्रेगुलर है, यानी कि यहाँ अगर आप एक ने वॉल बनाई है तो वो कहीं ना कहीं आपने वॉल ऐसे थोड़ी कि यहाँ से शुरू की और वो चलती ही जा रही है।
कोई मतलब ही नहीं है उस वॉल को, उसको रुकने का कोई काम ही नहीं है। उसका एक लिमिट होगा कि मुझे इस हाइट की वॉल बनानी है, इसमें इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होने वाली हैं, इतना इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ होने वाला है, जो भी है आपका सीमेंट एंड XYZ। तो वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, तो वो क्या कहलाया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? चलो अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, दोज आर मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट, कैपेसिटी। एक चीज़ बताओ, ये मास है, वॉल्यूम है, इनके तो नेम से ही समझ में आ जाता है कि ये डिपेंडेंट हैं, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो याद रखना है ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब तो कंफ्यूज नहीं होगे, एक्सटेंसिव बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोले तो डिपेंडेंट ओवर द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। आ जाओ, नेक्स्ट इज इंटेंसिव। अब इंटेंसिव क्या कहेंगी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी और द साइज ऑफ द मैटर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी से, इनका सिर्फ एक ही फंडा है कि दोज आर इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ साथ एक चीज जो इनको मैटर करती है, दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज, दोज आर डेंसिटी। और डेंसिटी कहाँ से आया, मास ओवर वॉल्यूम से। अब आप कहेंगे मैम मास और वॉल्यूम तो अभी आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तो यही चीज़ याद रखनी है और एग्जामिनर का प्रिय क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर्स प्रिय लेवल ऑफ क्वेश्चन इज मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। सो डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप कहेंगे द रेशियो ऑफ द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सटेंसिव वन इज सिंपली नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आप इसको रिलेट करेंगे कैसे, इंडिविजुअली पूछा जाता है मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, आपका आंसर होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आपसे पूछा जाता है इस फॉर्म में कि मास बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी, तो ये क्या है, याद रखना है ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन है जो इतनी बार पूछा जा चुका है और हर बार आप लोग गलत करके आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब गलत नहीं करना है, कर लोगे। इंडिविजुअली मास एक्सटेंसिव, इंडिविजुअली वॉल्यूम एक्सटेंसिव, लेकिन द रेसिप्रोकल ऑफ द मास ओवर वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द मास ओवर वॉल्यूम दैट इज सिंपली नोन एज डेंसिटी, वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बार बार रिपीट कर रही हूं, गलत नहीं करना है। बात समझ में आ गई? कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर गोल्ड कॉइन्स रखे हैं मैंने, वैसे गोल्ड काफी महंगा है और गोल्ड महंगा होने के साथ साथ वैल्यूएबल बहुत है। तो अब आप मुझे बताओ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर गोल्ड ही तो है, हमने जैसे जैसे इसका वेट बढ़ा रहे हैं तो इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ रही है। अब वैल्यू बढ़ रही है लेकिन डेंसिटी तो फिक्स है ना। जब इसकी डेंसिटी फिक्स है तो आप कहेंगे कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब गलती करोगे, अब तुम्हारी मर्जी है, गलती तो नहीं करनी है। अब इसके एग्जाम्पल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कुछ भी हो। अब हमें समझ में आ गया कि बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। चलो, ये जनाब कौन है बताओ? सब जानते हो इनको, जो बहुत सारा सोना पहनते हैं। आई थिंक अब ये नहीं रहे शायद, बप्पी लहरी जी, ये लहरी साहब हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने इनको इस एग्जाम्पल में क्यों डाला है? क्योंकि मैं तुम्हें चेक करना चाहती हूँ, तुम मुझे बताओ यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रोल प्ले कर रहे हैं या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारा गोल्ड पहना है, हाँ सबका वेट अलग अलग होगा, हो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो तो एक फिक्स रेशियो है। अब ये इस सोने को पहनने के लिए कितना भी पे कर रहे हैं, उससे हमें कोई काम धाम नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है कि यहाँ पर इट बिहेव्स लाइक एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मार्जिन इज फिक्स्ड। सो आप कहेंगे ये जनाब भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी अपनी वजह से नहीं, अपने गोल्ड की वजह से, ठीक है। चलो, द रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम इंटेंसिव इन नेचर। अभी बताया मैंने आपको MyV इज इक्वल्स टू D, ये कहना चाह रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, द मास एंड द वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बट द रेशियो मास ओवर वॉल्यूम इज डेंसिटी
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी। ये मैंने अभी आपको समझाया है, अभी के अभी इलैबोरेट किया है, उसी का थियोरेटिकल वे है। अब बात करते हैं स्टेट्स की। देखिए हमने अभी तक कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सुनना ध्यान से। हमने स्टार्ट किया था सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, 3 चीज हो गई, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। फिर हमने 3 सिस्टम पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, 6 चीजें पढ़ ली। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, 8 टर्म्स हमने पढ़ ली। याद हो गई हैं अच्छे से, क्लियर होनी चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम में क्या कहेंगे, इट कैन बी डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कैसे, तो सुनो। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एन नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पर बात होगी। अब आप इन पर डिपेंडेंट होने वाले हैं धीरे धीरे। कहीं पर प्रेशर कांस्टेंट, कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट, कहीं पर वॉल्यूम, कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स। ये सारी चीज़ें हमने लॉज में भी पढ़ी हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो, जिसको कांस्टेंट करते जाओ लॉ आ जाएगा। यहाँ आप पढ़ेंगे प्रोसेसेस, तो आ जाओ। सबसे पहले मैं बात करूंगी इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट आप किसको कहते हैं, जहां से स्टेट स्टार्ट हो रहा है, रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ द स्टार्टिंग स्टेज, स्टेट ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम आफ्टर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स। और उसमें क्या होगा, उसमें एक्सचेंज होगा मैटर और एनर्जी का, दोनों का। सो द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट विच इज रेफर्ड टू एज फाइनल स्टेट। आप यहाँ पर जब भी स्टेट की बात करते हैं तो इनिशियल टू फाइनल की ही बात करते हैं। कि इनिशियल में हमारी टेंडेंसी क्या थी, लाइक जैसे मैंने आप थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था आपके साथ, तो मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू किया और मैंने थर्मोडायनेमिक्स टर्म के साथ स्टार्ट किया। फाइनल स्टेट हमारा कब आएगा, जब मैं इस चैप्टर के एंड स्टेज पे आ जाऊंगी। इन बिटवीन जो चलेगा वो हमारा क्या चल रहा है, फेज ऑफ इक्विलिब्रियम, बट नॉट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। और उस दौरान क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। चलो सबसे पहले बात कर लें स्टेट फंक्शन की, कि स्टेट फंक्शन क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसको आप कहेंगे स्टेट फंक्शन। दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर ऑफ हाउ टू चेंज इज ब्रॉट अबाउट। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंज कैसे हुआ है। होल ओवर इनका मीनिंग यही होता है कि ये डिपेंड करते हैं इनिशियल टू फाइनल जब गया है, उस दौरान जो भी हो रहा है वो इनको मैटर करता है, कैसे हुआ है, किस ड्यूरेशन से गया है, किस प्रोसेस के थ्रू गया है, उससे ये क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेट। दूसरा होता है पाथ। पाथ फंक्शन क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक वैल्यू डिपेंड करती है पाथ पे कि ये चेंज आया कैसे। अब पाथ के लिए तो तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल मैप। जब आपको कहीं का रास्ता पता नहीं होता तो आप क्या करते हो, गूगल मैप यूज़ करते हो। अब गूगल मैप कई बार क्या करता है, आपको एक लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो रिफ्रेश होना शुरू हो जाता है, या फिर आप किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वो फिर से क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं उस पाथ को। तो गलियों में से आप घूमे निकले, अब गलियों में चक्कर लगाना तो खैर आपको पता ही होगा, चक्कर लगाते हैं हम यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, बचपन से स्कूल टाइम तो फेवरेट टाइम रहा है। तो वही क्या है, डिपेंड ऑन द पाथ, तो वो क्या कहलाता है, पाथ सिस्टम। तो बात समझ में आ गई, स्टेट और पाथ। तो यहाँ आपने इन थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को अच्छे से समझा। अब ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स मैं आप लोगों से कहूँगी एक बार ढंग से बैठ के खुद से रिवाइज करना अच्छे से, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना। 10 हमने टर्म्स पढ़ी हैं, उन 10 टर्म्स को शॉर्ट में ब्रीफ कर देना एक पेज के अंदर। एक पेज में आपने कर दिया तो काम बन गया, दिक्कत आनी नहीं है। थर्मोडायनेमिक टर्म्स होते ही हम रिवील करेंगे प्रोसेस की तरफ। अभी मैंने आपको कहा, और वो प्रोसेस किस पर डिपेंड कर रहे होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि कॉम्पोजिशन। तो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक इसको एक बार पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।